ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी, और बिल्कुल जनरल काइनेमैटिक्स अप्लाई करके इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई थी। कैलकुलस यूज़ करके हमने पता लगाया कि कितने टाइम के बाद इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस सबसे मिनिमम कब होगी, कब ए और बी एक दूसरे के सबसे ज़्यादा पास होंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच की आपस की सेपरेशन की बात की जा रही है। तो हम सोचेंगे, हम अभी जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे ना, विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द ऑब्जर्वर, ये अंडरस्टूड था। हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम दोनों शिप ए और शिप बी का मोशन देख रहे थे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम देख रहे थे कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में शिप ए इधर की तरफ, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, और शिप बी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है दोनों को मूव करता हुआ देखेगा, दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज करता हुआ देखेगा, दोनों के बीच में किस टाइम में सेपरेशन मिनिमम होगा ये कैलकुलेट करने के लिए किसी भी जनरल टाइम पे दोनों के बीच की सेपरेशन निकाली और उस सेपरेशन को मिनिमाइज़ कर दिया कैलकुलस यूज़ करके। लेकिन हम सोचते हैं, अगर हमारा जो ये ऑब्जर्वर है ये मान लो यहाँ से वॉक करते करते शिप के ऊपर जा कर के, ठीक है, शिप के ऊपर आ जाता है। तो ये ऑब्जर्वर मान लो शिप पर, यहाँ पर शिप ए के ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेटेस्ट से ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से हट करके, ठीक है, शिप ए पर आ गया है। ठीक, ऑब्जर्वर, ठीक है, तो शिप ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन कैसा होगा? ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की सेपरेशन पूछी गई है, तो दोनों के बीच की सेपरेशन कैलकुलेट करने के लिए ना हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन देखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच में सेपरेशन तभी मिनिमम होगी जब ए पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर बी को अपने सबसे पास देखेगा। ठीक है, जब ए पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर बी को अपने सबसे पास देखेगा तभी दोनों के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगी। तो दोनों के बीच की सेपरेशन की बात की जा रही है, तो हम ग्राउंड ऑब्जर्वर क्यों सेलेक्ट करें? ए के रेस्पेक्ट में ही मोशन एनालाइज करते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में दोनों का मोशन क्या? ए के रेस्पेक्ट में शिप ए तो स्टेशनरी है, ए को लगेगा, ऑब्जर्वर ए को लगेगा कि ये खुद तो हमेशा रुका हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्वर ए को लगेगा ये खुद तो यहीं पर है हमेशा। ठीक है, बी मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन कैसा होगा ये समझने की, बिल्कुल अपने आप को ए की जगह पर रख करके समझने की कोशिश करो। मान लो अगर ए मूव नहीं करता, ए मान लो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, ए यहाँ पे स्टेशनरी है, ए यहाँ पर रुका हुआ है, मान लो ए रेस्ट पर है। ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी, ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन कैसा होगा? ए के रेस्पेक्ट में तो लगेगा, अगर ए रुका हुआ होता ना तब तो ये ऑब्जर्वर बी को बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से आता हुआ देखता और थोड़ी देर के बाद ये बी ए को मीट करता। ठीक है, लेकिन तुम सोचोगे ए रुका हुआ नहीं है, ए साथ साथ आगे भी जा रहा है, ए ना साथ साथ आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। तो जब ये ए आगे मूव कर रहा होगा तो ए को नहीं लगेगा कि ये खुद मूव कर रहा है, ए को लगेगा जहाँ पर ये पहले था, ए को लगेगा ए जहाँ पर पहले था ए अभी भी वहीं पर है। ए को ऐसा लगेगा कि ए अभी भी वहीं पर है। अब ए के रिस्पेक्ट में सोचोगे ना, पहले जो बी था ना वो ठीक इसके नीचे यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ए को दिखता है कि बी ना इससे थोड़ा पीछे चला गया, आगे भी आ रहा है और इधर नॉर्थ डायरेक्शन में भी आ रहा है और इसके बैक डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में अगर तुम मोशन एनालाइज करोगे तो ये तुम्हें समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तुम इसको थोड़ी देर में थोड़ा इसको फील कर पाओगे कि ए को ऐसा लगेगा ना, ए को ऐसा लगेगा कि ए खुद रुका हुआ है और बी ना और ये
और ये शिप भी इधर तो जा रही है, साथ साथ ए रुका हुआ है और शिप थोड़ा इससे पीछे भी जा रही है, तो ओवरऑल बी ना कुछ इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। ए को लगेगा कि ए यहीं पर है, ठीक है, मैं इस तरह से समझो, ए को लगेगा कि ए तो यहीं पर है, जो शिप बी है ना जो कि यहाँ पर थी वो ऊपर भी जा रही है और थोड़ा पीछे भी जा रही है, ठीक, ए यहीं पर रुका हुआ है और ए को लग रहा है कि शिप इसके पास तो आ रही है लेकिन पीछे भी जा रही है। एक्चुअली शिप पीछे नहीं जा रही है, ए ही आगे जा रहा है, लेकिन ए को लगेगा कि ए वहीं रुका हुआ है और बी एक्चुअली दोनों, मतलब बी एक्चुअली, ठीक है, बी एक्चुअली कुछ नॉर्थ की तरफ और कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो हम ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन एनालाइज करते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन एनालाइज करने के लिए रिलेटिव मोशन की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और रिलेटिव मोशन की इक्वेशन क्या कहती है? रिलेटिव मोशन की इक्वेशन कहती है कि रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, रिलेटिव मोशन ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए कुछ इस तरह से 10 किलोमीटर पर आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी इधर की तरफ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, ये बी की वेलोसिटी है टुवर्ड्स नॉर्थ है, ए की वेलोसिटी है टुवर्ड्स वेस्ट है। तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए, और वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए का मतलब है बी माइनस ए, तो ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी माइनस ए जो होगा ना वो एक्चुअली ए से स्टार्ट होकर के बी की तरफ, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए होगा। बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ए के रेस्पेक्ट में ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए के रेस्पेक्ट में बी कैसे मूव कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए क्या करेगा ना, ए देखेगा कि बी हमेशा ही इधर की तरफ, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करोगे और एक ही स्टेप में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दोनों लेंथ 10 है, ये लेंथ 10 है, ये दोनों लेंथ 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, ये भी 10 है और ये राइट ट्राइंगल है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 10√2 किलोमीटर पर आवर, और एंगल क्या होगा? एंगल तुम कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। इसका मतलब है शिप ए वाले ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि स्टार्टिंग से ही बी की जो वेलोसिटी है, ए को ऐसा लगेगा कि शिप बी 10 से नहीं 10√2 से मूव करिए, और किस डायरेक्शन में? कुछ ऐसे मूव करिए, 10√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में हम बी का कंप्लीट मोशन देखना चाहते हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में पहले बी की पोजीशन, तो ए के रेस्पेक्ट में बी 100 किलोमीटर साउथ में है स्टार्टिंग में। ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी 10√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पर मूव कर रहा है, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है। और ए के रेस्पेक्ट में बी की एक्सेलरेशन, तो तुम देख सकते हो क्योंकि बी की भी एक्सेलरेशन ए की भी एक्सेलरेशन दोनों ज़ीरो है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो भी ज़ीरो होगा। मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए के रेस्पेक्ट में बी सिर्फ एक कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कर रहा है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से, ठीक है, कहाँ गया, इस तरह से 45 डिग्री पर ऐसे आगे मूव कर रहा होगा, तो ये इसका पाथ होगा, ठीक है। तो ए को लगेगा ए यहीं पर रुका हुआ है, लेकिन बी कैसे दिखेगा?
ए को लगे बी यहाँ से स्टार्ट किया और बिल्कुल इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर, ए यहीं पर रुका हुआ है, बी इस तरह से 45 डिग्री पे, बी इस तरह से 45 डिग्री पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियरली ड्रॉ करता हूँ। तो ए को ऐसा लगेगा कि बी इस तरह से 45 डिग्री पर ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए है। अब तुम देख सकते हो ए को लगा है, शिप ए एक ही जगह पर रुका हुआ है और इसके सामने से शिप बी कुछ ऐसे मूव करी 45 डिग्री पर 10√2 किलोमीटर पर आवर से। अब तो तुम बता सकते हो ना कि तुम देख सकते हो कि स्टार्टिंग के हाफ टाइम तक ना ये है 100 किलोमीटर पर आवर और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी 100 होगी। तो तुम देख करके बता सकते हो कि मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, जब ये बिल्कुल ठीक, जब शिप भी बिल्कुल यहाँ पर आएगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली पोजीशन होगी। तो यहाँ पे कितनी देर में पार्टिकल पहुँचेगा, कितनी देर में शिप भी यहाँ पर पहुँचेगी, इसका नाम ऐसा करता हूँ, इसको बी डैश लिख देता हूँ। ठीक है, जो बी डैश वाली पोजीशन है ना, तुम देख सकते हो पहले ना ए के रिस्पेक्ट में बी की जो सेपरेशन है कम हो रही है, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पर, और उसके बाद ये दूर होता चला जाएगा। ए यहीं पर रुका हुआ है और ये बी और दूर चलता जाएगा, इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती चली जाए। ए को हमेशा लगेगा कि बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही ए को हमेशा लगेगा कि बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही मूव कर रहा था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने में टाइम कितना लगेगा। तो दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी डैश आने में टाइम कितना लगेगा, तो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम की वैल्यू होगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी डैश अपॉन स्पीड और बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और बी डैश ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये राइट ट्रायंगल है तो तुम लिखोगे 100 cos 45, ये होगी 100 अपॉन √2 और अपॉन स्पीड कितनी है 10√2 10√2। ठीक है, तो इसको तुम डिवाइड करो तो तुम्हें पता चलेगा टाइम की वैल्यू है 5 आवर। तो बी डैश तक ये शिप 5 घंटे में पहुंचेगी, तो 5 घंटे के बाद ये दोनों सबसे करीब होंगे। पूछा जाए इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो भी निकाल सकते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगी ए बी डैश की इक्वल, और ए बी डैश की लेंथ कितनी होगी, फिर इस राइट ट्रायंगल में देखोगे वो 100 sin 45 के इक्वल होगा, तो वो 100 अपॉन √2। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये 50√2, जो कि कितना है 50√2 की वैल्यू रफली 70.7 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, तो ये दोनों सबसे करीब 70.7 किलोमीटर का, इससे करीब ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ेगी, पहले 100 से डिस्टेंस 70 हो रही है, फिर 70 से 100 हो रही है और ज़्यादा हो रही है।